नमस्कार। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो अगले आधे घंटे में आप सभी को सांकेतिक भाषा में समाचार समझाएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी दौर। उत्तर कन्नड़ के सिरसी में पीएम ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के लचर और तुष्टीकरण वाले रवैये की आलोचना की। कहा कि आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाना कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। बेलगांव में राहुल गांधी के राजघरानों पर विवादित बयान पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा कि राहुल गांधी भूल गए औरंगजेब के अत्याचार। वोट बैंक की राजनीति के तहत केवल भारत के राजघरानों का अपमान करने का लगाया आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अरविंद सिंह लवली का इस्तीफा स्वीकार किया। दिल्ली में आपके साथ कांग्रेस के गठबंधन से नाराज थे लवली। आपके जेल का जवाब वोट से चुनावी गीत पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। कहा कि कैंपेन सॉन्ग के कंटेंट में बदलाव करे आम आदमी पार्टी। प्रसारित करने से पहले निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के लिए सबमिट करने को कहा। पश्चिम बंगाल ने महिलाओं के खिलाफ नहीं रुक रही हिंसा। भाजपा महिला नेता को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर किया लहूलुहान। भाजपा हुई हमलावर। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव में जनता देगी ममता को जवाब। गुजरात तट पर अरबों की ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और गुजरात एटीएस के संयुक्त अभियान में भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। और महादेव सट्टेबाजी ऐप में अभिनेता साहिल खान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। साहिल खान को छत्तीसगढ़ से किया गया था गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से और बुलेटिन में शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में प्रधानमंत्री ने एक सभा की। उन्होंने कांग्रेस के लचर और तुष्टीकरण वाले रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संस्कार आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाने का है। बंगलुरु में इनके आते ही बम फोड़ते हैं आकर के आतंकी। बेंगलुरु हाईटेक सिटी, दुनिया में जिस बेंगलुरु का नाम, वहां पर एक काफे में बम फूटता है। भाइयों बहनों, और ये लोग बयान देते हैं क्या, गैस का सिलेंडर फटा है। अरे आपका दिमाग फटा है कि गैस का सिलेंडर फटा है? हो क्या गया इन लोगों को? और जब मामला एनआईए के पास गया तब जाकर के बंगाल में जाकर के उनको दबोच कर ले आए हैं भाइयों। और जिसके पीछे जिन लोगों का नाम है, पीएफआई जैसे संगठन जिसको प्रतिबंध लगा है, वायनाड में ऐसे पीएफआई के संगठनों की मदद ली जाती है तो फिर उनका तूफान और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस ने जिस प्रकार वोट के लिए पीएफआई जैसे संगठनों की मदद ली है, उनसे सहाय ली है, और ऐसे ही कारणों से ऐसे लोगों की ताकत बढ़ जाती है भाइयों। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाने का आपको याद होगा। दिल्ली में आतंकी घटना घटी थी,
कांग्रेस की एक नेता आंसू बहा रही थी कि आतंकी क्यों मारा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। साथियों, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने पीएफआई की कोई भी ताकत को प्रतिबंध लगा दिया, उसके बड़े बड़े शहंशाह जेलों में सड़ रहे। दोस्तों, वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा संपत्ति के सर्वे कराने और उसका वितरण करने वाले मुद्दे को उठाया। कांग्रेस का प्रयास खतरनाक है साथियों, इनसे बचने की जरूरत है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, अब ये शाहजादे कह रहे हैं वो चुनाव के बाद अगर सत्ता में आए पूरे देश का एक्सरे करेंगे। एक्सरे, आपका एक्सरे होगा, आपके लॉकर का एक्सरे होगा, आपके घर का एक्सरे होगा, आपके खेत का एक्सरे होगा, और वो ढूंढ के निकालेंगे किसके पास क्या है, और फिर अगर ज्यादा है तो हड़प कर लेंगे और उनकी जो वोट बैंक है उनको बांट देंगे। हमारी माताओं बहनों के पास स्त्री धन एक बहुत सम्माननीय संपत्ति होती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र उससे पवित्र और कुछ मानते नहीं है। ये उस पर नजर बिठाए बैठे हैं कि ये तुम्हारे पास है, क्या जरूरत है, लाओ। क्या ये पाप हम करने देंगे क्या? ये उन्होंने ठान के रखा हुआ है भाई बहनों। और जब मैं ऐसी चीजें खोल करके रखता हूं तो उनको लगता है अरे पकड़े गए, मोदी तो मार रहा है। अरे मारेगा नहीं तो क्या करेगा? माफ करेगा क्या? और इससे पहले कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस के गलत बयानी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना स्वार्थ साधने के लिए देश के लोकतंत्र, संविधान और ईवीएम पर भी भ्रम और झूठ फैलाती है। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को जनता के सामने उजागर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को देश के राजाओं और महाराजाओं का योगदान नजर नहीं आता। सिर्फ वोट बैंक के लिए वो नवाबों, मुगलों, निजामों, सुल्तानों और बादशाहों के अत्याचार भूले बैठे हैं। भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे
जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आम्बेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए ये राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। प्रधानमंत्री नेहा हत्याकांड और बेंगलुरु में हुए बम धमाके को लेकर कांग्रेस की राज्य सरकार पर खराब लॉ एंड ऑर्डर के आरोप लगाए। हुबली में हमारी एक बेटी के साथ जो कॉलेज कैंपस में हुआ, उसने तो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ, तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं है, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़कर ये घर चले जाओ। और सांकेतिक समाचार में यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द लौटते हैं। मेरे एक वोट से मोदी जी ने ढेर सारे एम्स खोले, सस्ती दवा, मुफ्त इलाज दिलाया। अब मेरे वोट से हम 70 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को मुफ्त इलाज मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एटा में जनसभा के दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश जी, आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको मिला था या नहीं मिला था? सोनिया जी को भी मिला, खड़गे जी को भी मिला, अखिलेश जी को भी मिला, डिंपल यादव को भी मिला, मगर कोई वहां नहीं गया। भाई और बहनों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं, उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई। भाई और बहनों, एटा की जनता ने तय करना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस का मैनिफेस्टो विभाजनकारी है। कांग्रेस और सपा बसपा का जो हिडन एजेंडा है, उनके घोषणा पत्र से उजागर होता है।
वे फिर से प्रदेश को देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, भारत का विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुरक्षा का, निवेश का, रोजगार का जो बेहतर माहौल बनाया है, इसमें बैरियर बन करके लोग आए हैं। हमें देश के विकास में किसी को बैरियर नहीं बनने देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी जाति की बात करती है, जाति के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन परिवार पर आकर सिमट जाती है। ये लोग जाति का सहारा लेंगे, लेकिन परिवार तक सीमित हो जाएंगे। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने एक ही परिवार के सब लोगों को निकल दिया, अपने ही परिवार के सब लोग, परिवार के बाहर कोई है ही नहीं, परिवार के बाहर सोच ही नहीं है, जाति का सहारा लेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, घूम फिर करके परिवार में आएंगे, और ये तो महाभारत की धरती है, महाभारत के रिश्ते देखने तो उसके सबसे अच्छे नमूने समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वहां सभी पात्र महाभारत के मिल जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि संविधान सम्मत सभी आरक्षण का संघ प्रारंभ से ही समर्थन करता आया है। भागवत ने कहा कि कुछ लोग झूठे वीडियो चलाकर दुष्प्रचार कर रहे हैं कि संघ आरक्षण के खिलाफ है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है, और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने चुनावी वादों को दोहराते हुए वोट मांगे। तेलंगाना में हमने महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। कर्नाटक में हमने सीधा महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। यहां पे हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपए महीने उड़ीसा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा हम डाल देंगे। 3000 रुपए बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। और सांकेतिक समाचार में यहां हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द लौटेंगे। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी। और मेरी गारंटी? कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मुसलमानों में जाति जनगणना कराने की बात कही है। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य से विशेष बातचीत में असम के सीएम ने मुसलमानों में जाति जनगणना का समर्थन किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है असम सीएम हेमंत बिस्व सर। मुस्लिम पॉपुलेशन में कहाँ सेंसस होने की जरूरत आपने बोली? आप देखिए, हमारा असम में मुसलमान लोगों का अंदर में ये डिमांड है कि हमारा कम्युनिटी का अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए। हमारा कोई लोग ऐसा है, हम फिशिंग हमारा प्रोफेशन है, कोई लोग सोनार है, कोई लोग लोहार है और कोई लोग किसान है। ये लोगों का ये मांग है कि जब तक हमारा कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक हम हमारा हक नहीं मिलूंगा। तो इसीलिए ये असम में काफी जोर सा डिमांड है कि मुसलमान समाज का अंदर से ही डिमांड आया है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। थैंक यू सर। ये थे मेरे साथ असम सीएम जो बात कर रहे थे कास्ट सेंसस की। कैंपस के साथ तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, असम। और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर पहले से घिरी पश्चिम बंगाल सरकार और विवादों में आ गई है।
ताज़ा मामला दक्षिणी कोलकाता में एक महिला नेता पर हमले से जुड़ा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उसकी कस्बा मंडल अध्यक्ष सरस्वती सरकार पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। इस हमले में वो बुरी तरह से घायल हुई हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा फिर से उठाते हुए कहा कि इन हरकतों का बंगाल की जनता जवाब देगी। और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंद सिंह लवली का इस्तीफा पार्टी नेतृत्व ने मंजूर कर लिया है और इसके साथ ही कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को बदलने की मांग भी खारिज कर दी है। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने साफ कहा है कि उम्मीदवार में बदलाव नहीं होगा। अभी मेरा जो बात हुआ है उनके इस्तीफा का कांग्रेस आला कमान ने स्वीकार कर लिया। अरविंद सिंह लवली का इस्तीफा का स्वीकार। अरविंद सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा भेजा था। पार्टी आलाकमान को सौंपे गए अपने पत्र में अरविंद सिंह लवली ने लिखा था कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठी, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी और इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। अरविंद सिंह लवली उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाने से भी नाराज हैं। हाल ही में राजकुमार चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इसके पीछे प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के व्यवहार को कारण बताया है। वह उत्तर पश्चिम दिल्ली क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे। उन्होंने टिकट ना मिलने पर 3 दिन पहले बैठक में विरोध भी किया था। इस दौरान बाबरिया से नोकझोंक भी हुई थी और इस बारे में उनके खिलाफ पार्टी में एक शिकायत भी की गई थी। और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे के बाद यहां कांग्रेस कार्यकर्ता 2 धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद सिंह लवली के आवास के बाहर आज इसकी बानगी देखने को मिली। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान अरविंद सिंह लवली से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे और इसी दौरान उनके आवास के बाहर कांग्रेस के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता ने आसिफ मोहम्मद खान के साथ बदसलूकी की और धक्का मुक्की भी की। दरअसल आसिफ मोहम्मद खान का कहना था कि इस्तीफे को लेकर लवली को मीडिया के पास जाने के बजाय सीधे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता आसिफ मोहम्मद की सलाह को लेकर नाराज हो गए और उनके साथ धक्का मुक्की की। और आज के इस सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना को अब अनुमति दें। नमस्कार।